ठीक है, तो आज हमको बात करना है नेल्सन लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, दरअसल ये एक किताब है। ठीक है, जैसा कि तुम लोग को भी पता होगा, नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखा हुआ एक बुक है जहां पर कि नेल्सन मंडेला अपने जीवन के बारे में लिखे हैं। उनका एक जीवनी तुम समझ लो, ऑटोबायोग्राफी समझ लो, खुद से लिखा हुआ एक किताब है। बहुत मोटा किताब है, 669 पेज का ये बुक है। ठीक है, तो उसी से एक एग्जैक्ट निकाल के इस जगह पे दिया गया है। ठीक है, तो देखो, बिफोर यू रीड, अगर इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसके पहले हमको कुछ बेसिक्स जो है इस चैप्टर के बारे में जान जाना चाहिए। अपार्थिड, दरअसल ये जो हमारा चैप्टर है ये बहुत हद तक हमारे एसएसटी के चैप्टर के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, हाँ सही है, ये हमारा एसएसटी के चैप्टर के साथ से जुड़ा हुआ है। तो अपार्थिड जो है, यहां पर इस बात को ध्यान से देखो, अपार्थिड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम विच सेपरेट्स द पीपुल अकॉर्डिंग टू देयर रेसेस। हमारे देश में भी बहुत तरह का कल्चर रहा है, अलग अलग तरह का कल्चर रहा है। दरअसल यहां पर जिस अपार्थिड कल्चर का बात किया जा रहा है, ये वो कल्चर है जहां पर कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके रेस के आधार पर, मतलब कि उसके चेहरे के कलर के आधार पर उसके साथ भेदभाव किया जाता है। उसी सिस्टम को अपार्थिड सिस्टम कहा जाता था। तो दरअसल साउथ अफ्रीका जो एक देश है जहां पर ये अपार्थिड सिस्टम फॉलो किया जाता था, जहां किसी भी व्यक्ति के साथ उसके रेस के आधार पर, रेस का मतलब होता है नस्ल, नस्ल संबंध है। यहां पर नस्ल से हमारा जो संबंध है वो ये है कि कोई भी व्यक्ति का जो चेहरा का रंग होता है उसी से हम नस्ल डिसाइड करते हैं। तो नस्ल के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है उसको अपार्थिड कहा जाता था। यहां पर हैव यू हियर्ड अबाउट नेल्सन मंडेला? नेल्सन मंडेला के बारे में तुम सुना है? तो मतलब यहां पर जो कुछ भी है, ठीक है, नेल्सन मंडेला के बारे में बताया गया है कि वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे वहां के साउथ अफ्रीका, तो वो सब के बारे में यहां पर तुमको बताया गया है। और एक न्यूज का एग्जैक्ट यहां पे लगाया गया जो बीबीसी के अंदर उस दिन चला था। तो ठीक है, इस सब में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सारा बात जो है नीचे हमको मिलेगा, तो हम वहां पर इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो यहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। तो यहां से अब स्टार्ट हुआ है द 10th मई, डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर। अब ये डॉन वर्ड जो लिखा हुआ है, DAWN, डॉन, डॉन जो होता है ये होता है रात के बाद जब कभी सवेरा होता है तो हम उसको डॉन कहते हैं, DAWN। डॉन जो है पाकिस्तान में निकलने वाला एक न्यूज़पेपर का नाम है द डॉन। ठीक है, और भारत में जिस प्रकार से द हिंदू एक पेपर चलता है, तो पाकिस्तान का जो न्यूज़पेपर बहुत फेमस है वो है द डॉन। तो डॉन, DAWN, डॉन का मतलब होता है कि रात के बाद कभी जब सवेरा निकले तो उसको डॉन बोलते हैं। सुबह सुबह, मतलब इसको दरअसल उस सेंस में यूज किया जाता है कि बहुत दिन के बाद अगर कोई इंसान बहुत दिन से परेशान था, एकाएक कुछ अच्छा हो गया उसके साथ, ठीक है, तो उसको वो बोलता है कि आज डॉन निकला है। DAWN, डॉन शब्द का इस्तेमाल उस सेंस में होता है। तो 10th मई, डॉन ब्राइट वाज क्लियर, 10 मई का जो सुबह हुआ था वो बहुत ही ब्राइट और क्लियर था। स्वाभाविक बात है, यहां पर बताना ये चाह रहा है कि 10 मई, मतलब ऐसा नहीं कि मौसम साफ था, यहां पर बताना ये चाहा जा रहा है लेखक के द्वारा, नेल्सन मंडेला के द्वारा, कि ये दिन बड़ा ही बढ़िया था। क्यों बढ़िया था? फॉर द पास्ट फ्यू डे आई हैव बीन प्रेजेंटली बिजाइड्स by the delegatory of the world leader who have coming to pay the for the inauguration। देखो, अब यहां पर क्या हुआ है कि बहुत पिछले कुछ दिनों में, अब चूंकि ये जो जीवनी लिखा जा रहा है ना, दरअसल ये बहुत दिन के बाद लिखा जा रहा है। मतलब कि जब ये प्रेसिडेंट बन गए उसके बाद बहुत दिन के बाद का ये पूरा मामला है। ठीक है, तो ये का मामला, चूंकि बहुत बाद में ये किताब लिखा गया है तो उस समय का ये मामला है। ठीक है, तो अब देखो कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे, कि ये बता रहे हैं कि बहुत वर्ल्ड लीडर्स लोग आया हुआ था इनॉग्रेशन में, शपथ ग्रहण जो समारोह हुआ था। इनॉग्रेशन का मतलब तो ऐसे उद्घाटन होता है, लेकिन यहाँ शपथ ग्रहण समारोह जो उनका हो रहा था उसमें बहुत तरह का वर्ल्ड लीडर्स आया हुआ था। ठीक है, द इनॉग्रेशन वुड बी, एक सेकंड, किसका माइक ओपन है? हाँ, कुछ बोल रहा है क्या दिव्यांश? म्यूट कर देते हैं, चलो। द इनोग्रेशन वुड बी लार्जेस्ट गैदरिंग एवर द इंटरनेशनल लीडर फ्रॉम साउथ अफ्रीका सॉइल। ये जो साउथ अफ्रीका में ये जो इनोग्रेशन हुआ था, जिस दिन इन लोगों का शपथ ग्रहण हुआ था, दरअसल ये बहुत बाद से शुरू किया गया है। बाद में पता चलेगा कि दरअसल ये शपथ ग्रहण तक कितना संघर्ष करना पड़ा था। तो इस शपथ ग्रहण समारोह में जिस दिन की ये शपथ ले रहे थे, उस दिन बहुत सारा वर्ल्ड लीडर साउथ अफ्रीका के सॉइल पर आया हुआ था। सबको पता है कि क्यों आया होगा, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, तो दूसरे देश का नेता लोग वहां पर आया हुआ था।
अब क्या हुआ, द सेरेमनी टुक प्लेस इन अ लवली सैंडस्टोन एमपी थिएटर। एमपी थिएटर वैसी जगह को बोला जाता है जहां पर कि कोई बहुत बड़ा हॉल होता है, जहां पर कि कोई प्रोग्राम को करवाया जाता है, उसको एमपी थिएटर बोला जाता है। तो दिस सेरेमनी टुक प्लेस इन अ लवली सैंडस्टोन एमपी थिएटर। ये पूरा जो सेरेमनी हो रहा था, शपथ ग्रहण समारोह जो हो रहा था, ये बहुत अच्छा सा एक हॉल के अंदर हो रहा था। फ्रॉम यूनियन गवर्नमेंट बिल्डिंग इन पेट्रोरिया, ठीक है, जो यहाँ का कैपिटल है, वहां उसके यूनियन गवर्नमेंट के बिल्डिंग के अंदर ये सब कुछ हो रहा था। For decades, this had been a seat of white supremacy, and now it was the seat of rainbow gathering of the different colors of the nation. Installation of South Africa must be the democratic and radical, non-radical government. देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको अभी हम कलर किए हुए हैं। इसको देखो ध्यान से, यहां पे क्या कहा जा रहा है, 4 डिकेड्स। डिकेड्स का मतलब होता है दशक, 10 साल का अवधि, बहुत सालों से, बहुत दशकों से, ठीक है। हुआ क्या था कि यहां पर व्हाइट सुपरमेसी था। देखो थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लो, साउथ अफ्रीका का पता ही होगा तुम लोगों को, महात्मा गांधी भी अपना साउथ अफ्रीका जाकर आंदोलन किए थे। हाँ 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 हाँ, ठीक है, बहुत चलेगा साउथ अफ्रीका, बहुत कुछ है, बहुत बात है। तो हमको लगता है कि कर पाएंगे 1 घंटा में, तब नहीं, अगर इधर उधर भटक गए फिर बहुत लंबा खिंचा जाएगा मामला, ठीक है। चलो, मामला यह है कि द डिकेड्स, बहुत समय से जो है व्हाइट लोगों का सुपरमेसी था साउथ अफ्रीका के ऊपर, ठीक है। मतलब जो ब्लैक लोग था साउथ अफ्रीका का, उसके साथ भेदभाव किया जाता था, सिंपल सा बात है। तो यहां पर चूंकि बहुत बढ़िया माहौल चल रहा था, क्योंकि बहुत सारे समय से जो है वहां पर व्हाइट लोगों का सुपरमेसी था, और आज जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था नेल्सन मंडेला का, तो उस दिन क्या हुआ था, रेनबो गैदरिंग। देखो रेनबो गैदरिंग का मतलब क्या है, शब्द पर मत जाओ। लिटरेचर जब हम लोग पढ़ते हैं तो लिटरेचर में शब्द, यही इसीलिए तुम लोगों को लिटरेचर हम लोगों को पढ़ाया जाता है, ताकि हम भावना समझ सके। रेनबो का मतलब तो इंद्रधनुष होता है, लेकिन इंद्रधनुष का यहां कोई लेना देना नहीं है। रेनबो गैदरिंग से मतलब यह है कि अलग अलग कलर का लोग वहां पर एक साथ बैठा हुआ था, ठीक है। क्योंकि अभी तक उस हॉल के अंदर सिर्फ व्हाइट सुपरमेसी चलता था, जो गोरा जिसका चेहरा व्हाइट होता था वो लोग का ही सुपरमेसी चलता था। लेकिन अब क्या है, रेनबो गैदरिंग, यानी अलग अलग कलर का चेहरा का लोग वहां पर बैठा हुआ है, ऑफ डिफरेंट कलर ऑफ द नेशन, इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकन फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेडिकल गवर्नमेंट। यानी कि साउथ अफ्रीका में उस दिन, जिस दिन के बारे में ये बताया जा रहा है नेल्सन मंडेला के द्वारा, पहला डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट उस दिन बना था, ठीक है। पहला बार वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बना था, और नॉन रेडिकल गवर्नमेंट। रेडिकल का मतलब होता है कट्टरपंथी, ठीक है। रेडिकल का मतलब होता है कट्टरपंथी, नॉन रेडिकल का मतलब कट्टरपंथी का उल्टा। यानी डेमोक्रेटिक है तो कट्टरपंथी नहीं, दोनों एक दूसरे का अपोजिट वर्ड है। तुम लोगों को पता है, कट्टरपंथी जो एक विचार को लेकर कट्टर हो जाए कि ना यही सही है, तो वो रेडिकल हो जाता है। और नॉन रेडिकल का मतलब कि डेमोक्रेसी तो रेडिकल होगा नहीं कभी, क्योंकि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं एसएसटी के अंदर भी कि डेमोक्रेसी के अंदर हर विचार के लोगों को अपना स्थान है, मिला हुआ है। तो नॉन रेडिकल गवर्नमेंट ये पहली बार बना था, और यहां पर सारा लोग एक साथ वहां पर बैठा हुआ था। तो ये अपने आप में एक संदेश दिया जा रहा है कि कितना, हाँ, रेसियल का मतलब होता है जो रेस के आधार पर भेदभाव करता है, ठीक है, उसको हम लोग रेसियल बोलते हैं, ठीक है। तो जो रेस के आधार पर, यानी कि किसी के चेहरा के रंग के आधार पर जो भेदभाव करता है, तो उसको रेसियल बोला जाता है, ठीक है। हाँ, वही जो लिख देता है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ठीक है, मामला वहीं से जुड़ा हुआ है, ठीक है। वो भी एक तरह का रेसियल कोटेशन है। देखो, ऑन द लवली ऑटम डे आई वॉज ए कॉम्प्लेंट माई डॉटर जेनी, ठीक है। और ये ऑटम का समय था। देखो तुम डेट देखो एक बार, कौन सा डेट है यहाँ पे, एक सेकंड, वहीं पे तो डेट है 10 मई, मई का बात हो रहा है, ठीक है। और यहां पर बताया जा रहा है कि ये ऑटम डे है, ठीक है। ऑन दैट लवली ऑटम डे, यानी उस समय ऑटम डे चल रहा है वहां पे, ठीक है, ऑटम सीजन है। आई वाज कंप्लेंट माई डॉटर जेनी, अपने बेटी से बात कर रहा है, क्या बता रहा है, ऑन पोडियम, ठीक है। पोडियम के ऊपर मिस्टर डी क्लार्क द फर्स्ट स्वर्ण द सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। देखो अब वहां पर क्या हो रहा है, शपथ ग्रहण चल रहा है। स्वर्ण का मतलब क्या होता है, शपथ ग्रहण। तो शपथ ग्रहण चल रहा है, तो सबसे पहले क्या हो गया, फर्स्ट स्वर्ण द सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट का पहले शपथ हुआ। देन किसका हुआ, फिर अब देखो एक अगला नाम आ गया है, अब इसका शपथ हुआ फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इसका शपथ हुआ व्हेन इट माई टर्म, अब इनका टर्म आया, ठीक है। आई प्लेस टू ओबे टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिवोट माई सेल्फ टू वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक टू इट्स पीपुल। देखो अब जब इनका टाइम आया तो ये क्या कह रहे हैं, हम शपथ। पोडियम का मतलब क्या होता है, अच्छा ये कमेंट किया। पोडियम का मतलब देखो जो वो स्पीच बॉक्स होता है ना, उसको पोडियम बोलते हैं, ठीक है, जिसपे खड़ा होकर लोग भाषण देता है, ठीक है, लकड़ी का जो पूरा बना हुआ होता है बक्सा, ठीक है, उसी को पोडियम बोलते हैं। आई प्लेस टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक इट्स पीपुल। देखो अब यहां से कहानी शुरू हुआ है,
ठीक है, यहां तक तो बस ऐसे इधर उधर का बात चल रहा था, मेन बात जो है अब यहां से स्टार्ट होगा। आई प्लेस टू ओबे द अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये शपथ ले रहे हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान होता है, और तुमको पता है संविधान क्या होता है, क्योंकि देश की का जो लिखित कानून होता है उसको संविधान बोलते हैं। एंड डिवोट माई सेल्फ टू वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपुल। हम इस देश के लोकतंत्र के लिए और इस देश में जो लोग हैं उसके लिए, ठीक है, हम इसको वेल बीइंग के लिए हम लोग काम करेंगे, इसके भलाई के लिए हम लोग काम करेंगे। ठीक है, टू द असेंबल्ड गेस्ट वाचिंग, टू द असेंबल गेस्ट एंड द वाचिंग वर्ल्ड आई सेड। देखो अब वहां पर चूंकि बहुत सारा गेस्ट आया हुआ था, पूरे दुनिया से लोग आया हुआ था, तो उसके सामने ये सब कुछ शपथ लिया जा रहा था, तो इसका गवाह तो पूरा दुनिया हो जाएगा ना, क्योंकि पूरे दुनिया का लोग वहां बैठा हुआ, तो सबके सामने जब बोला जा रहा है तो मतलब वो बहुत बड़ा बात बोला जा रहा है। टुडे ऑल ऑफ अस डू आर द प्रेजेंस हियर टू कन्फर द ग्लोरी एंड द होप ऑफ न्यू बॉर्न लिबर्टी। देखो लिबर्टी का मतलब होता है आजादी। यहां पर अब क्या बोला जा रहा है, टुडे ऑल ऑफ अस डू आवर द प्रेजेंस हियर। अब यहां पर जो इनका स्पीच शुरू हो चुका है, अब देखो स्पीच ध्यान से सुनना नेल्सन मंडेला का, ये समझने वाला बात है, और यहां पर हम जो समझेंगे ये हमको एसएसटी में बहुत बेनिफिट करेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ऐसा पॉइंट हमको यहां मिलेगा जो हम एसएसटी के अंदर डाल सकते हैं। डेमोक्रेसी और पावर शेयरिंग और जो 3-4 चैप्टर है पॉलिटिकल सब कुछ, सब में हमारा ये चीज काम आएगा। क्या मामला है, टुडे ऑल ऑफ अस डू, इसीलिए हम आज सुबह बोल भी रहे थे तुम लोगों की, ये चैप्टर मेरे करीब इसलिए हो गया क्योंकि इसमें पढ़ाया जाने वाला बहुत सारा चीज तुमको सिविक्स में काम देगा। ठीक है, अब सुनो, टू ऑल ऑफ अस डू, ठीक है, टुडे ऑल ऑफ अस डू आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। अब क्या हुआ है, न्यू बॉर्न, न्यू बॉर्न किसको बोलते हैं, नवजात। ठीक है, न्यू बॉर्न जो बच्चा तुरंत पैदा लेता है उसको न्यू बॉर्न बोलते हैं, लिबर्टी का मतलब आजादी। तो यहां पर जब पूरा दुनिया का लोग बैठा हुआ है, तो ये सब क्यों बैठा हुआ है, ये सब इसलिए बैठा हुआ है क्योंकि जो नया बॉर्न लिबर्टी, नया नया जो आजादी मिला है, इसको देखने के लिए लोग सब आया हुआ है। आउट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर that lasted too long must be born a society in which all humanity will be proud। अब यहां पर बोला जा रहा है कि आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। अब देखो ह्यूमन डिजास्टर, डिजास्टर का मतलब होता है आपदा। अब यहां पर आपदा से क्या मतलब है, ह्यूमन डिजास्टर हुआ था, वर्षों तक साउथ अफ्रीकन पीपुल के साथ बहुत बुरा हुआ, तो उसको ये बता रहे हैं डिजास्टर। हमारे साथ जो भेदभाव हुआ, आगे पता चलेगा किस तरह का भेदभाव था, हम अभी बोल के समय बर्बाद नहीं करेंगे, आगे बताएंगे। तो इनके साथ जो भेदभाव हुआ था, ठीक है, तो वो भेदभाव जो हुआ वो बहुत बड़ा डिजास्टर इन लोगों के साथ था, इसको ये आपदा से तुलना कर रहे हैं, हमारे ऊपर बहुत बड़ा आपदा आ गया था। ठीक है, वो आपदा जो है आज खत्म हो रहा है और नया नया आजादी हम लोगों को मिल रहा है, और आज सिर्फ हम ही नहीं जीत रहे हैं बल्कि ऑल ह्यूमैनिटी को इस पर गर्व होगा, संपूर्ण मानव जाति, संपूर्ण मानवता को इस पर गर्व होगा, यानी पूरी दुनिया। सर आपका आवाज कट रहा है। नहीं कट तो नहीं रहा होगा मेरा आवाज, किसी को कट रहा है, आवाज क्लियर आ रहा है तो एक बार वाई लिख देना, आवाज क्लियर आ रहा है तो एक बार वाई लिख देना सब, एक बार जल्दी से, कोई डाउट है तो फिर एन लिखना अगर। चलो सही है, आवाज मेरे तरफ से टिंग टिंग करके आ रहा है। नहीं, मेरे तरफ से आवाज सबको क्लियर जा रहा है यहाँ से, ठीक है, क्योंकि सबका वाई आ रहा है, देख लो। हाँ देखो मामला क्या है, विच आर, हाँ अब ठीक है। हाँ, विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, सारा ह्यूमैनिटी इस पर गर्व करता है। ठीक है, सारा ह्यूमैनिटी गर्व करता है से मतलब क्या है, सारा ह्यूमैनिटी गर्व करता है से मतलब पूरे दुनिया में जो भी मानवता में भरोसा करता है, वो हर व्यक्ति को इस बात पर गर्व होगा कि हमारा देश जो है वो आज मतलब कि एक देश जिसके ऊपर बहुत अच्छा, कहीं पर गलत होता है तो पूरी दुनिया के लोगों को दुख होता है ना, और कहीं पर किसी लोगों के साथ गलत हो रहा है, पूरी दुनिया का लोग उसका विरोध करता है, मतलब खुल के नहीं करता है, मन में ही कहता है कि नहीं वहां गलत हो रहा है। अभी भी हम लोग बहुत बार इराक का एग्जाम्पल लेके कहते हैं कि नहीं वहां पर गलत हो रहा है, अफगानिस्तान का एग्जाम्पल लेके कहते हैं, भले, लेकिन हाँ जिस दिन वहां पर अच्छा हो जाएगा तो हम लोग दिल से कहेंगे हाँ चलो अच्छा हुआ, ठीक है, भले हम वहां पहुंचे या ना पहुंचे। तो ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, आज पूरा मानवता पूरी दुनिया का गर्वान्वित महसूस कर रहा होगा। वी हु वेयर आउट लॉ सो लॉन्ग एगो। अच्छा, आउट लॉ ये वर्ड देखो समझो, ये भी बहुत पॉलिटिकल वर्ड है। आउट लॉ का मतलब होता है कि कानून से अलग कर देना। ठीक है, तुम्हारे लिए देश का कोई कानून है ही नहीं। अगर हम किसी को कहते हैं कि हम तुमको आउटलॉ करते हैं, आउटलॉ एक पॉलिटिकल वर्ड है। आउटलॉ का मतलब हो गया अगर किसी व्यक्ति को आउटलॉ कर दिया गया, देश में उसके लिए अब कानून बनेगा ही नहीं, उसके लिए कोई विकास का काम होगा ही नहीं, सरकार कोई भी फंड उसके लिए निकालेगा ही नहीं, तो उसको वो आदमी अपने आप को कहेगा हमको तो ये देश में आउटलॉ कर दिया गया है, हमको तो देश से बाहर ही कर दिया गया है, हमारे लिए तो कोई काम ही नहीं होता है देश में, तो उसको क्या बोला जाएगा, आउटलॉ बोला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बता रहे हैं, वी हु आर आउटलॉ not so long ago we have today have been rare privilege to host the nation of the world in our soil, our own soil। ये कि हम लोगों को बहुत कुछ पहले जो है कुछ समय पहले हम लोगों को आउटलॉ कर दिया गया था, और आज
ठीक है, आज हम लोग को ये प्रिविलेज मिला है, ठीक है, प्रिविलेज मिला है मतलब क्या, हम लोगों को ये मौका मिला है, अवसर मिला है कि हम पूरे नेशन को अपने मिट्टी पर आज बुलाए हैं। मतलब ये उस दिन खुशी का बात है, तो अच्छा अच्छा बात बोला जा रहा है, ठीक है। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट टू हैविंग कम टू दिस पोजेशन with the people of our country, what is after all common victory for the justice, peace and the human dignity। अब ये थैंक कर रहे हैं। अच्छा, तुम हमको बताओ, एक देश नया नया आजाद हुआ, उसके आजादी में हम वहां पर गए, या मान लो किसी के घर में खुशी का अवसर है और हम वहां पर जाते हैं, तो हम क्या दिखाना चाहते हैं? हम ये दिखाना चाहते हैं कि भाई तुम खुश है तो हम तुमसे मिलने आए हैं, मतलब तुम्हारी खुशी में हमारा भी खुशी है, इसीलिए हम मिलने आए हैं। नहीं तो अगर कोई खुश हो तो उससे मिलने कौन जाएगा? खुश जो होगा वही जाएगा। सर आउटलॉ कर दिया जाएगा तो उस जगह जेल में नहीं डाल दिया। देखो हाँ, आगे रुपेश इस पर आएंगे, इसमें आगे बहुत बात किया गया है इसी चैप्टर में आउटलॉ के बारे में। देखो यहां पर हम क्या बताना चाह रहे हैं, यहां पर ये थैंक कर रहे हैं पूरे दुनिया के लोगों को। क्यों कर रहे हैं? कि हमारे यहाँ खुशी का अवसर है, आज हम आजाद हुए हैं और आप लोग हमारे यहाँ आए हैं, ठीक है। मतलब ये कॉमन विक्ट्री हुआ है। देखो यहां वर्ड देखो, कॉमन विक्ट्री ऑफ फॉर जस्टिस एंड पीस फॉर द ह्यूमन डिग्निटी। ये कॉमन, हम लोग सबका विक्ट्री है। अगर आज साउथ अफ्रीका आजाद हुआ है और साउथ अफ्रीका अगर लोकतांत्रिक हुआ है और आप लोग हमारे मिट्टी पर आए हैं, तो ये हमारा कॉमन विक्ट्री, हम सबका विक्ट्री, आपका भी जीत है, हमारा भी जीत है। फॉर पीस, शांति के लिए, ह्यूमन डिग्निटी मतलब मानव का जो डिग्निटी होता है, सम्मान होता है, उसके लिए। क्योंकि अगर कोई देश गुलाम है तो वहां के लोगों का सम्मान भी तो गुलाम है ना, लोगों का सम्मान भी तो नहीं हो रहा है, तो उसका सम्मान के लिए डिग्निटी भी तो जरूरी होता है। तो कहना था कि हमारा कॉमन विक्ट्री हुआ, हम लोग सब मिलके जीते हैं, ठीक है। और आप लोग आए हैं तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद भी दे दिया गया यहां पर। हाँ, वी हैव एट लास्ट अचीव आवर पॉलिटिकल इमेंसिफिकेशन, ठीक है। अब ये बता रहे हैं कि हम लोग जो है अपना पॉलिटिकल इमेंसिफिकेशन अचीव कर दे। इमेंसिफिकेशन का मतलब क्या होता है? फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन। यहां लिखा हुआ भी, ये देखो बगल में, फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन। जो भी रिस्ट्रिक्शन से जो हम लोगों को रोका गया था, फ्रीडम आजादी हम लोगों का रोका गया था, वो सारा आजादी को हम लोग आज अचीव कर लिए हैं। वी प्लेज्ड आवरसेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्राइवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। अब क्या है? अब सारा बात बता दिए कि अब हम लोग करेंगे क्या। अब चूंकि इस देश आजाद हो चुका है, पॉलिटिकली आजाद हुए। देखो ये बात समझो, दो चीज होता है, एक तो होता है पॉलिटिकली सारा फ्रीडम आपको मिल गया। पॉलिटिकली फ्रीडम मिल जाने से क्या होगा? हाँ ठीक है, बहुत कुछ होगा, सम्मान मिलेगा, जस्टिस मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन कुछ चीज है जो उसके बावजूद भी नहीं मिल पाएगा। वो क्या है? पॉवर्टी खत्म तो नहीं हो जाएगा तुरंत। भारत 75 साल पहले आजाद हो गया, तो क्या पॉवर्टी खत्म हो गया? पॉसिबल है? बहुत देश आजाद है क्या? जितना आजाद देश वहां गरीबी नहीं है, बहुत देश जो कि आजाद है उसके अंदर गरीबी है, ठीक है। और बहुत आम बात है, बहुत बड़ा बात तो है भी नहीं, ठीक है। भारत लो चाहे कोई भी देश, तो बहुत सारा देश है। डिप्राइवेशन यानी कि डिप्राइवेशन, पॉवर्टी मतलब गरीबी, डिप्राइवेशन मतलब डिप्राइव मतलब क्या हो जाता है कि जिसको राइट नहीं मिल रहा है, आज वंचित लोग हैं, वंचित बोलते हैं इसको, ठीक है। उसको राइट नहीं मिल रहा है, अधिकार नहीं मिल रहा है, वो सब है। सफरिंग फ्रॉम जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, अलग अलग प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन से जो लोग जूझ रहा है, ठीक है। अब अगर कोई देश अंग्रेजों से आजाद हो गया, ठीक है, हो सकता है उसी देश का मेल जो है वो वहां के फीमेल को डोमिनेट करता होगा, ठीक है, फीमेल के ऊपर ज्यादा डोमिनेशन होगा उसका, मानी वुमेन के साथ जो है अत्याचार होता होगा वहां पर। तो उनका कहना था कि अब हम हर तरह का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अगर हो रहा है तो उसको भी खत्म करेंगे। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन तो खत्म हो गया, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गया, इसी कारण तो एक ब्लैक व्यक्ति वहां का प्रेसिडेंट बन चुका है। लेकिन इनका कहना था कि अब जो है हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पर, अब हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन खत्म करेंगे जेंडर के आधार पर। यानी कि अगर किसी के जेंडर मेल या फीमेल होने के आधार पर भी अगर डिस्क्रिमिनेशन है तो हम उसको भी खत्म करेंगे, हम गरीबी को भी खत्म करेंगे, और जिसको अधिकार नहीं मिला है हम उसको भी अधिकार देने का काम करेंगे। तो यहां पर यह बात बोला गया, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल बी इट। ये बड़ा बढ़िया लाइन है, नेवर 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 अगेन शैल बी इट shall it be that the beautiful land again experience the oppression of one by another। अब इनका कहना था कि कभी नहीं, नेवर नेवर 2-3 बार बोल दिए, नेवर नेवर, कभी नहीं ऐसा होगा कि जो हमारा सुंदर जमीन है, ब्यूटीफुल लैंड है। अच्छा, ब्यूटीफुल लैंड कहने का मतलब इन्हें कि बहुत सुंदर है। हर व्यक्ति अपना मातृभूमि को ब्यूटीफुल बताता है और बताना चाहिए भी, कोई दिक्कत नहीं है। सर बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी क्या होता है? बॉन्डेज, और बॉन्डेज का मतलब क्या हो गया? बॉन्ड देखता है ना, आता है ना, बॉन्ड फिक्स आता है, बॉन्ड फिक्स है वो गोंद आता है ना चिपकाने के लिए, तो बॉन्ड फिक्स क्यों बोलते हैं? कि एक तरह से बॉन्ड बना लेगा, मजबूती से बॉन्ड बना लेगा। तो गरीबी के साथ जो आदमी बॉन्ड बना लिया है ना, उसको खत्म किया जाएगा। बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी यही होता है, यानी एक आदमी जो गरीबी में चिपक चुका है पूरी तरह से जाके, एक तरह से तुम समझ लो अंग्रेजी में फ्रेज टाइप से उपयोग किया गया, मुहावरा टाइप से, कि गरीबी में चिपक गया, हम उसको उखाड़ देंगे वहां से, यानी कि गरीबी से हटा के उसको अच्छाई यानी अमीरी की तरफ लेके जाएंगे, जो भी कह लो उसको।
अमीर तो नहीं है, बना देंगे लेकिन ठीक ठाक बना देंगे, ठीक है। ब्यूटीफुल लैंड, हर किसी के लिए अपना मातृभूमि ब्यूटीफुल होता है, होना भी चाहिए। विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन फॉर वॉन्डर, इनका कहना था कि अब अभी के बाद से कभी भी हमारा ये सुंदर जमीन, हमारा मातृभूमि दोबारा उस प्रकार का ऑपरेशन नहीं झेलेगा जिस प्रकार का ऑपरेशन उस जमाने में व्हाइट लोगों के द्वारा हम लोगों के ऊपर किया गया था, ऐसा नेल्सन मंडेला कह रहे हैं, ठीक है। हर व्यक्ति अपने देश के बारे में यही उम्मीद करता है, नेल्सन मंडेला भी यही उम्मीद कर रहे हैं और करना भी चाहिए, कुछ गलत नहीं है। एंड द सन विल नेवर सेट ऑन द ग्लोरियस ऑफ ह्यूमन अचीवमेंट, अब इनका कहना है कि सन सेल नेवर सेट, देखो यहां पर एक बात याद रखो, ये सेल शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अब आ गया थोड़ा सा ग्रामर भी बता देते हैं, सन के साथ सेल लगना चाहिए था कि विल लगना चाहिए था, बताओ, जो थोड़ा बहुत टेंस पढ़ा है वो लोग से हम पूछ रहे हैं, सन के साथ सेल लगना चाहिए कि विल लगना चाहिए? सेल और विल सिंपल फ्यूचर टेंस में लगता है ना जी, सेल भी लगता है विल भी लगता है, कुछ के साथ सेल लगता है कुछ के साथ विल लगता है, ठीक है। तो विल कहां लगता है और सेल कहां लगता है, ठीक है। आई और वी के साथ जो है हमारा सिर्फ सेल लगता है, बाकी सबके साथ क्या लगता है, वी लगता है, आई, हाँ बाकी सबके साथ विल लगता है, ठीक है। यहां पर भी क्या लगना चाहिए था, विल लगना चाहिए था, लेकिन यहां पर क्या लगाया गया है, सेल लगाया गया है। क्यों लगाया गया है? जब हम किसी चीज पर जोर देते हुए बोलते हैं, ठीक है, जब हम किसी चीज को जोर देते हुए बोलते हैं तब हम वहां पर क्या बोलते हैं, सेल का प्रयोग करते हैं, सेल के जगह विल और विल की जगह सेल का प्रयोग होता है, ठीक है। अगर हम किसी बात को अगर बहुत जोर देकर बताना चाहते हैं, जैसे कि आई विल डू इट, ठीक है, आई के साथ क्या लगना चाहिए, सेल, आई शैल डू इट, मतलब अगर हम कह रहे हैं कि हम ये काम करेंगे तो कहेंगे आई शैल डू इट, लेकिन हम कहेंगे नहीं ये काम हम कर ही देंगे, एकदम पूरा प्रेशर के साथ बोल रहे हैं तो कहते हैं आई विल डू इट, हम कर देंगे, देख लेंगे, ठीक है। आई विल सी यू, तुमको देख लेंगे, ठीक है, मतलब ऐसे पूरा जोर देके बोल रहे हैं, देख लेंगे, मिलना कभी अकेले में बताते हैं, ठीक है। तो आई विल डू इट, आई विल सी यू, ठीक है, इस तरह में। तो आई सेल लगा है, कायदे से विल लगना चाहिए था लेकिन सेल इसलिए लगाया, कायदे से नहीं, यहां पर जो सेंटेंस उसके हिसाब से सेल ही सही है। द सन सेल नेवर सेट, सन कभी नहीं डूबेगा, ऑफ द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, जो आज ह्यूमन अचीवमेंट मिला है हम लोगों को, इसका सूरज कभी नहीं डूबेगा, इतना जोर के साथ, मतलब इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोला जा रहा है ये बात को कि हमारा जो सूरज, जो आपको आजादी का जो ये सूरज मिला है, ह्यूमन अचीवमेंट मिला है, ये जो हमको, ये कभी हम डूबने नहीं देंगे। ये कॉन्फिडेंस एक पॉलिटिकल लीडर के अंदर क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना, देश को आप लीड कर रहे हैं, आप ही है, देखो आजादी तो मिल गया, क्या पता कल फिर गुलाम बन जाए, तो देखो जैसा होगा देखा जाएगा, तो कितना दिन लीडरगिरी चलेगा बताओ। इस तरह से कोई नेता तो नहीं बोलेगा, नेता के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने देश को लीड कर रहे हैं तो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ यहां पर बोला जा रहा है, ठीक है। लेट फ्रीडम रिगेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका, ठीक है, बेसिक सा बात है, फ्रीडम मिल चुका है, ठीक है, और गॉड ब्लेस अफ्रीका, अफ्रीका को भगवान जो है अपना फिर सब कुछ ब्लेसिंग करे। अच्छा, ये तो वो बात हो गया। अच्छा, वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस, अब दो सवाल पूछ दिया गया, सेरेमनी कहां हो रहा था, तो तुमको पता ही एम्फी थिएटर में हो रहा था, वहां के कैपिटल के अंदर। कैन यू नेम द एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया वेयर दिस मेड अप ऑफ सैंडस्टोन, क्या भारत का तुमको एक बिल्डिंग का नाम बता सकता है जो सैंडस्टोन से बना हुआ है, बताओ। बहुत फेमस बिल्डिंग है भारत में भी एगो जो सैंडस्टोन से बना हुआ है, सैंडस्टोन से बना हुआ एक भारत में भी बहुत फेमस बिल्डिंग है, हाँ लिख दिया है रुपेश कुमार, ठीक है। तो बहुत ऐसा बिल्डिंग है जो सबसे फेमस है, तो उसका नाम तो खैर आ गया है रेड फोर्ट हमारा। चलो आगे देखो, कैन यू से हाउ 10 मई इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के अंदर 10 मई ऑटम डे कैसे होगा, ज्योग्राफी के आधार पर इसका जवाब देना है, ठीक है। 10 मई ऑटम डे वहां पर क्यों हुआ, ठीक है, इक्वेटर के किस तरफ पड़ता है साउथ अफ्रीका, तो ये थोड़ा सा ज्योग्राफी से रिलेटेड सवाल बन गया है कि ऊपर नीचे है तो वहां पर ऑटम अलग होगा, हमारे यहाँ थोड़ा सा अलग हो जाता है। चलो आगे देखो, अब देख लो यहां पर, इट इज द बिगिनिंग ऑफ द स्पीच नेल्सन मंडेला मेंशन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, व्हाट डज इट मीन। अच्छा, अगर वो कह रहे हैं कि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर है तो इसका मतलब क्या है, तो ह्यूमन डिजास्टर मतलब मानव आपदा, मानव पर आया हुआ आपदा है, मानव पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बहुत खतरनाक, मतलब देखो थोड़ा सा अगर इनके ऊपर बहुत दिनों तक शोषण हुआ, इस देश के ऊपर बहुत दिनों तक शोषण हुआ, तो इनका कहना था कि मानव पर जो है बहुत बड़ा आपदा आया हुआ था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, नॉर्मल नहीं, बहुत अलग टाइप का। व्हाट डज इट मीन, तो ये बताना चाह रहे थे कि हमारे ऊपर बहुत ऑपरेशन हुआ है, बहुत सारा दबाव हम लोग के ऊपर डाला गया, बहुत सारा भेदभाव हुआ है। व्हाट इज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, और यहां पर एक ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट का भी बात किए हैं, तो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट का मतलब क्या है, तो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट का मतलब है कि जो हम ग्लोरी के साथ हासिल किए हैं अचीवमेंट को, ठीक है, ह्यूमन जो अचीवमेंट हासिल किया है उसको ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, जो आजादी उनको मिला है वो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट है। ही स्पीक एट द एंड, और लास्ट में ये बात वो कहे थे, ठीक है। व्हाट डज मंडेला
व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर फॉर? तो मंडेला सारे इंटरनेशनल लीडर को किस चीज के लिए थैंक कर रहे थे? तो थैंक इस चीज के लिए कर रहे थे क्योंकि ग्लोरी का मतलब क्या होता है? ग्लोरी का मतलब होता है कि शिखर पर पहुंचना, कुछ अच्छा बड़ा कर जाना, ठीक है, तो वो ग्लोरी हो जाता है, ठीक है। अब मामला यहां पर है कि नेल्सन मंडेला जो है वो इंटरनेशनल लीडर को थैंक इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो सारा लोग वहां पर आया था उनको बधाई देने के लिए कि नया नया देश बना है, मतलब एक तरह से सपोर्ट कर रहा था उनको, ठीक है। सर ऑपरेशन मीन्स, ऑपरेशन का मतलब वो शोषण करना, किसी को परेशान करना, दबाव डालना उसके ऊपर, ठीक है, तबाह करना, उसको बार बार मुसीबत में डालना, तो वो ऑपरेशन हो गया, ठीक है। अच्छा, द आइडियल्स डज सेट आवर फ्यूचर, व्हाट आइडियल्स डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका के लिए वो कौन सा आइडियल सेट किए थे? यही आइडियल सेट किए थे कि अब भविष्य में कभी साउथ अफ्रीका गुलाम नहीं बनेगा, साउथ अफ्रीका जो है अपना संघर्ष के साथ आगे बढ़ेगा, और सबसे बड़ी बात कि गरीबी भूखमरी जो वहां पर लोगों को के साथ है और जो उनके साथ भेदभाव होता है, जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो सारा कुछ को खत्म करने के बारे में ये अपना बात रखे हुए हैं वहां पर, ठीक है। चलो आगे आते हैं। A few moments later, we all lifted our eye in away of a spectacular array of South African jet helicopters. Troop carry a road in a perfect formation around the Union building. It is not only display of pinpoint precision of military force, but the demonstration of military loyalty to the democracy, to the new government, and had been led fairly and fair elected. देखो ये लाइन को बहुत ज्यादा ध्यान से समझो। The sun shall never set, ठीक है। देखो अब यहां पर इस लाइन को समझो, ये बहुत ही बढ़िया लाइन लिखा हुआ है। तुम लोग में से बहुत लोगों को शायद पता नहीं होगा, या आज पहली बार पता चलेगा, पहले पढ़ा होगा तो पता भी होगा। तुमको पता है 26 जनवरी के दिन हमारे यहाँ पैरेड होता है, ये बात तो सबको पता होगा। दिल्ली में 26 जनवरी के दिन पैरेड होता है, 15 अगस्त में पैरेड नहीं होता है। इसके पीछे का रीजन क्या है पता है? इसके पीछे का रीजन, ये पूरे लाइन को पढ़ो तो तुम समझ जाएगा। किसी भी देश के डेमोक्रेटिक कंट्री में जिस दिन वो देश डेमोक्रेटिक हुआ है उसी दिन वहां पर सेना पैरेड करता है, उसी दिन वहां पे जेट उड़ता है। तुम लोग देखा भी, अगर कोई वीडियो होगा तो जेट देखा होगा उड़ता है, उसमें केसरिया सादा हरा रंग निकलता है। आर्मी लोग पैरेड कर रहा होता है, अलग अलग प्रकार का हेलीकॉप्टर हवा में उड़ता है, कुछ कर्तव्य दिखाता है, कुछ आर्मी वाला सब जो है एक दूसरा पर नया नया तरह का पिरामिड बना के चलता है, टैंक चलता है वहां पर राजपथ पर प्राइम मिनिस्टर के सामने। ये क्यों होता है? क्या हो जाएगा अगर आर्मी पैरेड कर देगा तो इससे क्या हो जाएगा? टैंक उड़ा के हम क्या दिखा देंगे? ऐसा इसलिए किया जाता है। इस लाइन को पढ़ो तो यहां पर क्लियर है। यहां पर ये लाइन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये बताता है, यहां से देखो, इट इज नॉट ओनली डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन ऑफ मिलिट्री फोर्स। ये सिर्फ ये नहीं दिखाया जाता है वहां पर कि हमारे पास हथियार है। अगर हम राजपथ पर बहुत बड़ा टैंक लेके इस पार से उस पार करते हैं, या हमारा आर्मी पैरेड करता है, या हमारा हेलीकॉप्टर उड़ता है, या एरोप्लेन उड़ता है, या कर्तव्य दिखाता है हमारा आर्मी, तो ये नहीं दिखाता कि हम बहुत पावरफुल है, देखो हम कर्तव्य दिखा रहे हैं। वो ये दिखाता है बट द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्री लॉयलिटी टू द डेमोक्रेसी, एंड ये दिखाता है कि जो मिलिट्री इस देश का है ना, वो डेमोक्रेसी में लॉयलिटी रखता है, ठीक है। देश के प्रति बहादुर नहीं, देश के प्रति बहादुर नहीं है, वो अलग चीज है। मिलिट्री, सर मिलिट्री सब रिस्पेक्ट नहीं, वो सब अलग बात है। देखो यहां पर देख लो, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्री लॉयलिटी टू डेमोक्रेसी। मिलिट्री जो है वो डेमोक्रेसी के सामने जो है अपना लॉयलिटी दिखाता है कि मिलिट्री जो है, जो आर्मी है, वो डेमोक्रेसी को स्वीकार करता है, प्राइम मिनिस्टर को सलामी दे रहा है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? इस देश का रिप्रेजेंटेटिव है, जिसको इस देश का जनता वोट देकर चुना है। तो इस देश में जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड आदमी है, जो डेमोक्रेसी से इलेक्ट होकर आदमी आया है, उसके सामने इस देश का पैरेड सलामी देता है। इस देश का जो भी तुम्हारा क्या बोलता है, जो आर्मी है, जो पूरा लॉयलिटी वहां पर दिखाता है, वो ये दिखाता है कि इस देश में जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, ठीक है, डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसके प्रति हम जो है लॉयल है। लॉयल कहने का मतलब कि हम उसके प्रति कर्तव्यनिष्ठ हैं, हम डेमोक्रेसी में भरोसा रखते हैं, ठीक है। पाकिस्तान जैसा नहीं है कि पाकिस्तान में बहुत बार तुम देखता होगा कि तख्ता पलट कर देता है आर्मी वहां जाके, ठीक है। लेकिन बाकी अदर डेमोक्रेटिक कंट्री में से पाकिस्तान में भी शो करने के लिए तो कर ही देता है, लेकिन बाकी ये जो पैरेड का जो कंसेप्ट है ना कि डेमोक्रेटिक 26 जनवरी को पैरेड होगा, तो दरअसल ये कंसेप्ट इसीलिए है क्योंकि आर्मी बहुत पावरफुल है। आर्मी का मतलब क्या है? वो पब्लिक से जुड़ा हुआ नहीं होता है। तुमको पता होगा आर्मी जो है वो गांव में आर्मी तैनात नहीं होता है, गांव में पुलिस तैनात होता है। आर्मी देश की रक्षा के लिए तैनात होता है। तो यहां पर यह दिखाया गया कि आर्मी जो है वो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट के प्रति वफादार है। ऐसा नहीं है कि हाँ दबंगई चल रहा है उसका, मेरे पास हथियार है तो हम किसी पर कब्जा कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। वो दिखाता है कि हम डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट पर भरोसा रखते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे? बट द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्री लॉयलिटी टू द डेमोक्रेसी। मिलिट्री लॉयलिटी डेमोक्रेसी को दिखाता है टू द न्यू गवर्नमेंट विच हैज बीन फेयरली एंड फेयर इलेक्टेड, फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड।
फ्रीली मतलब कि आजादी के साथ और ईमानदारी पूर्वक जो सरकार चुन के आया है, उस सरकार के प्रति ये जो मिलिट्री है ना, अपना वो समर्पण दिखाता है कि हाँ, हम जो है इस सरकार को स्वीकार करते हैं और हम इसके अंडर में काम करेंगे। Only moment before the highest general of South Africa Defense Force of the police their chest bed checked with the ribbons and the medals from the day gone by saluted me। देखो ये लाइन पर हम थोड़ा सा रुकेंगे, फुल स्टॉप नहीं फिर भी रुकेंगे। ओनली मूवमेंट बिफोर द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का हाईएस्ट जनरल कहने, हाईएस्ट जनरल ऑफ डिफेंस, हाईएस्ट जनरल मतलब आर्मी का जो बड़ा सबसे बड़ा हाईएस्ट जनरल था और फोर्स का जो सबसे बड़ा ऑफिसर था, जिसके चेस्ट पे बेडरॉक लगा हुआ था कि बहुत सारा बेडरॉक, बेड चेक का मतलब हो गया यहाँ पे तुम्हारा कि बहुत सारा सजावट के साथ बहुत सारा मेडल लगा होता है ना छाती पे आर्मी लोग का, ठीक है। तो वो छाती पे पूरा मेडल और रिबन्स वगैरह सब कुछ लगा हुआ था। वो डे गॉन बाय सैल्यूटेड मी, और इनको सैल्यूट किया एंड प्लेज्ड देयर लॉयल्टी। और सैल्यूट क्यों किया गया? सैल्यूट करके अपना लॉयल्टी दिखाया। तुम सोच लो, एक देश का सर्वोच्च आर्मी ऑफिसर जाकर एक चुने हुए व्यक्ति को सैल्यूट कर रहा है, मतलब वो डेमोक्रेसी में भरोसा दिखा रहा है कि हम भले आर्मी का ऑफिसर हैं, लेकिन चूंकि आपको इस देश का जनता चुन के भेजा है और ये देश डेमोक्रेटिक है, तो आप ज्यादा पावरफुल हैं, इसीलिए हम आपको सैल्यूट करते हैं और आपका दिया हुआ आदेश के हिसाब से ही हम आगे अब देश चलेगा। ठीक है, मिलिट्री है तो हम हथियार के दम पर देश नहीं चलेगा, जनता के दम पर देश चलेगा, डेमोक्रेसी है ये दिखाने के लिए ये काम किया गया है। आगे देखो, इट इज नॉट अनमाइंडफुल द फैक्ट दैट too many year before they would not have saluted me and arrested me। देखो बिल्कुल अब वही बात है कि अब इस बात को ये भी अपने दिमाग में जो है नहीं रखे हुए हैं कि कुछ सालों पहले यही व्यक्ति जो आज हमको सैल्यूट कर रहा है, कुछ साल पहले यही हमको अरेस्ट करके ले गया था, क्योंकि उस वक्त वो दिन दूसरा था, ये दिन दूसरा है। ठीक है, उस दिन दूसरा सरकार था, आज दूसरा सरकार चल रहा है। ठीक है, तो एक वक्त जब गोरे लोगों का सरकार था तब वही इनको अरेस्ट करके ले गया था, लेकिन आज जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि होने के कारण आज वही इनको सैल्यूट भी कर रहा है। ठीक है, दिस इज अ पावर ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, ये समझो यहां पर। फाइनली द चेवर्ण मतलब वही जो भी शेप का इशारा हम लोग करते हैं ना जीतने के बाद, विक्ट्री का इशारा जो करते हैं। ठीक है, ऑफ इम्पला जेट्स लेफ्ट द स्मोक ट्रायल इन रेड ब्लैक ग्रीन, मतलब वो सारा कुछ बताया है कि धुआं हुआ निकलता है, हर देश वाला अपना ये सब कर्तव्य दिखाता है। ठीक है, हर देश का जो आर्मी होता है वही सब करके दिखाता है आसमान में। ठीक है, किसके सामने करता है? तो वहां पर जो चुना हुआ प्रतिनिधि होता है उसके सामने करके ये दिखाता है कि चलो हाँ, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, हम आपके प्रति समर्पित हैं, ये आर्मी आपका है, ये देश आपका है। ठीक है, चलो आगे देखो। The day was symbolized for me by paying our two national anthem। दो नेशनल एंथम है, विजन ऑफ द व्हाइट सिंगिंग। ठीक है, व्हाइट लोग का अपना नेशनल एंथम यहाँ पर दिया गया है, ब्लैक लोगों का अपना नेशनल एंथम दिया गया है। और बहुत इंटरेस्टिंग बात ये लिखा हुआ है, ऑल दो दे नाइदर ऑफ द ग्रुप नो द लिरिक्स ऑफ द एंथम वन डिसमिस दे शुड नो द। देखो अब ये बिल्कुल सही बात कहा गया कि दोनों का दोनों नेशनल एंथम के बारे में लोगों को पता नहीं है, उसका लिरिक्स पता नहीं है। और ये सच्चाई है, हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोगों को, तुम लोग में से भी बहुत को अपना राष्ट्रगान का लिरिक्स पता नहीं होगा। ठीक है, लिरिक्स का मतलब क्या है। ठीक है, बिल्कुल उसी प्रकार से ये भी कह रहे हैं कि जो लोग गाना को, राष्ट्रगान को इतना सम्मान के साथ हमारे यहाँ गा रहा है, इस राष्ट्रगान में दरअसल कहा क्या गया है ये इन लोगों को भी पता नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी लोग बहुत सम्मान के साथ राष्ट्रगान को गा रहा है। तो ये बात कहती है, बस ये इसी को राष्ट्रवाद बोलते हैं कि बिना, अगर वो नहीं भी उसको पता है फिर भी देश का गाना है तो गा रहा है। ठीक है, उनका कहना था इसका लिरिक्स का मतलब जो है लगभग लोगों को नहीं पता है, लेकिन वो गा रहा है इस बात को। ठीक है, तो ये लिरिक्स का मतलब तो तुम लोगों को पता ही होगा। ठीक है, राष्ट्रगान का लिरिक्स मतलब उसका जो मीनिंग होता है वो। ऑन द डे ऑफ इनोग्रेशन आई वाज ओवरवेल्म्ड द सेंस ऑफ हिस्ट्री। अच्छा, अब ये इनोग्रेशन का दिन जब था तो वहां पर इनको पूरा हिस्ट्री याद आ रहा है, अपने देश का इतिहास याद आ रहा है। हाँ मतलब हाँ, अपने देश का इतिहास याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है अपने देश का इतिहास? इन द फर्स्ट डिकेड्स ऑफ 20th century, द फ्यू इयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो-बोअर वार बिफोर माई ओन बर्थ एंड द व्हाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पेड देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड द सिस्टम ऑफ रेशियल डिनोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल एंड देयर ओन लैंड। अब क्या हुआ कि वहां पर एंग्लो बोर युद्ध हुआ था, वहीं पे ब्लैक और व्हाइट्स के बीच में, शुरुआती में इनके जन्म से पहले का बात है। और उसके बाद क्या हुआ कि व्हाइट स्किन्ड पीपुल, जो गोरा लोग था, ठीक है, साउथ अफ्रीका में जो काले लोगों के ऊपर अपना वर्चस्व, डिनोमिनेशन कर दिया। डिनोमिनेशन का मतलब होता है वर्चस्व स्थापित कर देना। ठीक है, अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया किसके खिलाफ? अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपुल, जो काले लोग था, जो उसका चेहरा का रंग काला था, उसके ऊपर जो गोरा लोग था वो अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। द स्ट्रक्चर हैज क्रिएटेड फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ द हार्डेस्ट एंड मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड एवर नोन।
अच्छा, ये बता रहे हैं, हो सकता है ये थोड़ा सा मतलब क्या हो सकता है, अतिशयोक्ति हो सकता है। अतिशयोक्ति समझ रहा होगा तुम लोग कि अपने अब देखो हर व्यक्ति अपने बारे में थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोलता ही है, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि जिस तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया गया था गोरा लोगों के द्वारा यहाँ पर, तो वो इतना हरास करने वाला था, इतना परेशान करने वाला था, सबसे ज्यादा इनह्यूमन था, सबसे ज्यादा खराब था, ठीक है। हाँ, एंग्लो मतलब अंग्रेज के लिए यूज होता है, ठीक है, अंग्रेज के लिए एंग्लो वर्ड यूज करते हैं। तो इतना खराब स्थिति पैदा कर दिया गया था सोसाइटी के अंदर कि मतलब उतना खराब स्थिति आज से पहले कभी हुआ नहीं था, ठीक है। तो ये अपने ऊपर हुआ होने वाला जो शोषण था उसके बारे में बता रहे हैं कि हाँ, हमारे ऊपर बहुत खतरनाक तरीके से शोषण किया गया था। नॉ इन द लास्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी ऑन माई ओन 8th डिकेड ऑफ मैन द सिस्टम हैड बीन overturned forever and replaced by one of that recognize the right of freedom of all people regardless the color of skin। अब ये कह रहे हैं लेकिन उस सिस्टम को अब खत्म कर दिया गया है और अब देश आजाद हो चुका है और अब किसी भी व्यक्ति के साथ उसके स्किन के कलर के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, उसको राइट टू फ्रीडम दे दिया गया है, आजादी है, आजादी से अपना काम करे। और उस सरकार को ओवरटर्न का मतलब होता है पलट देना, उस सरकार को पलट दिया गया है जो अब तक हमारे ऊपर शोषण करते आ रहा था, उस सरकार को ओवरटर्न कर दिया गया फॉरएवर, सदा के लिए। अब आगे बढ़ो। That the day had come through that come about through the unimaginable sacrifice of thousands of my people who have suffering from the courage can never be counted and repaid। देखो ये बात हम अपने देश के लिए भी कह सकते हैं, ठीक है, अपने देश के लिए भी कह सकते हैं। क्या है सर, ये फिर गोरा लोग क्यों नहीं सताया सर, ये फिर हाँ क्या बोल रहा है तो ना समझ में नहीं आ रहा है। देखो हाँ, फिलहाल यहाँ देखते हैं, फिर से बात करेंगे लास्ट में। देखो क्या है, दैट द डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस, या हम लोग भी कह सकते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ कहां से आया है, अनइमेजिनेबल, बहुत सारे लोगों का सेक्रीफाइस से, बलिदान से आया, जिसको हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। हम लोग भी कहां से इमेजिन कर सकते हैं कि भगत सिंह को जब फांसी पर चढ़ाया जा रहा होगा तो उसके पहले वो किताब पढ़ रहे होंगे और उनको बोला जा रहा होगा चलो फांसी पर चढ़ाने ले जा रहे हैं, तो भगत सिंह कह रहे होंगे कि एक किताब का लास्ट पन्ना बचा हुआ है, बस इसको पढ़ लेने दीजिए, उसके बाद हम चलेंगे फांसी पर चढ़ने। फांसी के फंदे पर जा रहे हैं हंसते हुए, पूरा नारा लग रहा है चारों तरफ से, उनका वजन बढ़ गया खुशी से, मुस्कुराते हुए अंग्रेज को बोल रहे हैं कि जो है आपको बहुत गर्व से जाके अपने बच्चों को बताइएगा और बताइएगा किस तरह से एक भारतीय हंसते हुए फांसी के फंदे पर चढ़ जाता है। मरने से पहले कोई आदमी इस तरह से बिहेव कर सकता है, हम लोग भी इमेजिन नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से साउथ अफ्रीका के लिए भी जो लोग संघर्ष किया था, जो मरा था, उसके बारे में ये भी बता रहे हैं कि हम इमेजिन नहीं कर सकते, अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस हमारे लिए भी ये लागू होता है। थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, बहुत सारे लोगों का जो इनका बलिदान हुआ था, सेक्रीफाइस, अपना जिंदगी दिया था, करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड, उसको ना ही गिना जा सकता है ना ही रिपे किया जा सकता है। अब जो इंसान अपना जान दिया तुम उसको क्या लौटाएगा, सिंपल बात है। जो व्यक्ति अपने देश के लिए अपना जान दे दिया तुम उसको क्या रिपेड करेगा, 1000 2000 लाख 2 लाख में क्या मिल जाएगा, ठीक है, तुम रिपे नहीं कर सकता ना, जान तो अनमोल है, फिर उसका तो कोई मूल्य ही नहीं लगाया जा सकता है। फिर आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव सो मैनी अदर डे दैट आई एज सिंपली सम ऑफ ऑल द अफ्रीकन पेट्रियोट्स हु हैव गोन बिफोर मी। अब ये बहुत याद करके इमोशनल हो गए कि हाँ बहुत सारा लोग था हमारा जो कि अब शहीद हो गया। दैट लॉन्ग एंड नॉवेल लाइन इंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी, ठीक है, एंड द पेन दैट आई वाज नॉट एबल टू थैंक देम एंड नॉट एबल टू सी देयर सेक्रीफाइस दे वॉट। देखो अब ये कह रहे हैं कि अब ऐसा स्थिति है कि हम आज ना उनको थैंक यू बोल सकते हैं क्योंकि वो यहाँ है नहीं। तब वो गोरा लोग क्यों नहीं सर, हम बात करते हैं, रुको एक सेकंड, थोड़ा फिर सवाल हमको समझ में नहीं आया। अच्छा ठीक है, देखो बात क्या है कि आई वाज पेन, अब ये कह रहे हैं कि हम जो है, ठीक है, हम जो है, हम वो क्या कर सकते हैं, सेक्रीफाइस जो वो लोग किया, ठीक है, जो सेक्रीफाइस जो लोग किए वो लोग आज जिंदा भी नहीं है इस चीज को देखने के लिए, और ना ही हम उनको थैंक्स कर सकते हैं, उनको धन्यवाद दे सकते हैं कि आपके कारण ये देश को आजादी मिला। ना वो जिंदा है, ना आप जब जिंदा है ही नहीं तो, और वो ये देख भी नहीं सकते हैं कि उनका मेहनत आज रंग ले आया। बिल्कुल सही बात है, हमारे यहाँ भी हुआ ना कि जितना भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और भी बहुत सारा लोग, कितना नाम है, अनगिनत नाम है, ठीक है। चमन जा रहे मोहब्बत में उसी में बागवानी की, जिसने मेहनत को मेहनत का समर जाना नहीं होता, मोहताज नुमाइश फैज शबनम का, अंधेरी रात में मोती लुटा जाती है गुलशन में। बहुत सारा लोग ऐसा है जो कि शहीद हो गया जिसका नाम तक हम लोग को नहीं पता है, ठीक है। अंधेरी रात में मोती लुटा जाती है, उन्हें पता ही नहीं चलता है कि मोती कहाँ से आया, आज़ादी कहाँ से आया। तो अब उन लोगों को थैंक कहाँ से बोला जाए, ठीक है, वो लोग अब बचा ही नहीं तो उसको थैंक्स भी नहीं बोला जा सकता। और जो लोग मर गया, जो शहीद हो गया, मरना गलत वर्ड होगा, शहीद जो हो गए, अब हम उनको थैंक यू भी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। और वो जो शहीद हो गए उनको पता भी नहीं चला कि उनका संघर्ष का परिणाम क्या हुआ, वो देख भी नहीं पाए। आज़ादी भारत को बाद में मिला, ठीक है, उनके जाने के बाद मिला, ठीक है। उसी प्रकार से साउथ अफ्रीका में भी हुआ, सेम चीज रिलेट करो अपने से, वहां का भी बहुत कुछ रिलेट हो जाता है।
द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड ए डीप लास्टिंग वुंडेड ऑफ आवर कंट्री एंड माय पीपल। जो पॉलिसी जो हुआ अपार्थाइड का, ये क्रिएट किया डीप लास्टिंग वुंड, ठीक है। अपार्थाइड जो है ना बहुत खतरनाक घाव दिया, ठीक है। अब ये बता रहे हैं जो अपार्थाइड जो चेहरा के आधार पे जो भेदभाव किया गया था, इससे बहुत बड़ा घाव मिला वहां के देश के लोगों को। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, बहुत सारा समय इन लोगों का बर्बाद हुआ इसमें, ठीक है। बहुत सारा समय लोग अपना लगाए। नॉट जनरेशन रिकवर द प्रोफाउंड हार्ट। ये अब बता रहे हैं कि अब हमारा जनरेशन भी जो है इस चीज को नहीं भुला पाएगा। आने वाला जो जनरेशन होगा वो भी जो है नहीं भूलेगा कि हमारे साथ कितना बड़ा उस समय तक अत्याचार किया गया था। बट द डिकेड्स ऑफ द ऑपरेशन एंड ब्रूटेलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट। अब जो बता रहे हैं कि ये जो पूरा ये सब जो डिकेड्स तक हमारा ऑपरेशन हुआ उसका बहुत बड़ा परिणाम हमारे ऊपर रहा। और फिर कुछ वो अपने यहाँ के फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बता रहे हैं कि ये वो सब फ्रीडम फाइटर था जो कि मैन ऑफ सच एक्स्ट्रॉर्डनरी करेज एंड विजडम ज्यूरिसिटली दैट द लाइक मे बी नेवर बी नोन अगेन। अब इनका कहना था कि ये सब जो लोग जो इस देश के लिए लड़ा, शहीद हुआ, मरा, जो भी कुछ संघर्ष किया, ठीक है, वैसा लोग अब दोबारा पैदा भी नहीं होगा। इतना करेज, इतना विजडम वाला लोग अब दोबारा मिलेगा भी नहीं इस देश को, ठीक है। तो ये सब उनके रिस्पेक्ट में कहा जा रहा है जो लोग इस देश के लिए शहीद हो गए। परहैप्स इट रिक्वायर्स अ डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। Perhaps it requires such a depth of operation to create such heights of character। इस तरह का कैरेक्टर। लेकिन अब देखो एक बात ये भी बता रहे हैं, ठीक है, हाँ देखो अब एक तरह का ये बात भी यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर इस तरह का लोग पैदा कब होता है, जब बहुत हाई लेवल विजडम एंड जेनरोसिटी। जेनरोसिटी का मतलब हो गया विजडम, मतलब करेज, विजडम, हिम्मत, तुम समझ लो उस सेंस में मतलब निकल रहा है, ठीक है। विजडम, करेज, हिम्मत उस सेंस में निकल रहा है, ठीक है। अब देखो मामला यहां पर क्या है, ठीक है। मामला यहां पर ये हो रहा है कि परहैप्स द, अब रुपेश तुम्हें इतना बड़ा कमेंट है कि हम पढ़ नहीं पाए, ठीक है, हम लास्ट में देखते हैं सब, ठीक है। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच ए डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। यहां पर क्या हुआ कि अब ये बताना चाह रहे हैं कि अगर इतना ऑपरेशन नहीं होगा, इतना शोषण नहीं होगा, तो इस तरह का हाइट का लोग भी पैदा नहीं होगा। ये भी बात है, बढ़ता है शौक़ शहादत हर सजा पाने के बाद, ठीक है। अब वह तभी लोग पैदा होगा जब वहां पर सजा दिया जाएगा, जितना ज्यादा सजा दिया जाएगा वैसा वैसा शौक भी पैदा होगा। तो अब इनका कहना था कि अगर इतना शोषण नहीं होता तो इतना हाइट का कैरेक्टर वाला लोग भी पैदा यहाँ नहीं होता, ठीक है। तो ये इस सेंस में बोला जा रहा है। माई कंट्री इज रिच इन मिनरल्स। अब बता रहे हैं कि हमारा देश जो है ना मिनरल्स में रिच है, एंड जेम्स मतलब हीरा में, हीरा और मिनरल्स वगैरह जो कुछ भी है, लाइव बीनीथ इट्स सॉइल। इस सॉइल के अंदर बहुत सारा हीरा है, मिनरल्स है। मिनरल्स तुम लोग को पता ही है कि क्या होता है। बट आई हैव ऑलवेज नोन द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ इट्स पीपुल फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड। देखो फिर डेमोक्रेसी के लिए बोला गया सबसे बढ़िया लाइन यही है कि हमको पता है कि इस देश के जमीन के नीचे बहुत सारा जो है मिनरल्स दबा हुआ है, क्या बोलते हैं, हीरा दबा हुआ है। बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन ये हमको हमेशा से पता है, द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज आवर पीपुल। किसी भी देश का सबसे बड़ा वेल्थ, सबसे बड़ा पूंजी उसका पीपुल होता है, उसका व्यक्ति होता है। फाइनर ट्रूअर देन प्योरेस्ट डायमंड, जो प्योर डायमंड भी होता है ना, उससे भी बेहतर वहां का लोग होता है, ठीक है। इट इज फ्रॉम अवर द कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई हैव लर्न मीनिंग ऑफ करेज। अब ये अपने कॉमरेड्स के बारे में, कॉमरेड्स किसको बोला जाता है, कॉमरेड्स बोला जाता है जो लड़ाई में संघर्ष किया हो, ठीक है। जो इनके साथ लड़ने में, आजादी की लड़ाई में जो संघर्ष किया था, उसके लिए कॉमरेड शब्द यहाँ पर आया गया है, ठीक है। इट फॉर्म द दिस कॉमरेड स्ट्रगल दैट आई लर्न मीनिंग ऑफ करेज। ये वो कॉमरेड थे जो कि लड़ने में संघर्ष किए थे, हम उससे करेज का मतलब समझे, संघर्ष का मतलब हमको उनसे समझ में आया, और हम लोग को नेल्सन मंडेला से समझना है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वोमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ्स फॉर द आइडिया। हाँ अब यहां से देखो बड़ा अच्छा बात है। अब ये कह रहे हैं कि हम देखे हैं कि मैन एंड वोमेन, महिला और पुरुष दोनों को, कि किस तरह से एक विचार के लिए, आइडिया के लिए व्यक्ति अपना जान तक दे रहा है, ठीक है। कि हमको इस देश का आजादी चाहिए, इसके लिए अपना जान तक देने के लिए तैयार है, ठीक है। ये बहुत अजीब लगा इनको देख के, ये बहुत सही बात है, किसी को भी अजीब लगना चाहिए, ठीक है। देश की आजादी के लिए भी अगर कोई व्यक्ति सिर्फ एक विचार के लिए कि देश आजाद हो, अगर हम रहे ना रहे देश आजाद हो, अगर इस विचार के लिए कोई इंसान अपना जान देता है तो बहुत बड़ा स्ट्रेचर है। इतना दूर तक वो कैसे सोच सकता है, ठीक है। अगर कोई सोच रहा है तो जो व्यक्ति ऐसा सोच नहीं पा रहा है उसके लिए तो बहुत आश्चर्यजनक बात है कि आखिर कोई व्यक्ति ऐसा कैसे सोच सकता है। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग द स्ट्रेंथ एंड रिजाइलेंस एंड डिफाई द इमेजिनेशन, ठीक है। ये बता रहे हैं हम वैसे लोगों को देखे हैं जो अटैक और टॉर्चर झेलने के बावजूद नहीं टूटा, ठीक है।
सारा अटैक झेला, टॉर्चर झेला विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए, शोइंग द स्ट्रेंथ एंड रिजाइलेंस टू डिफाई द इमेजिनेशन, और जो इमेजिनेशन था इस देश का उसको टूटने नहीं दिया, जो ये अपना सोच के रखा हुआ था कि नहीं ये देश जो है रिजाइलेंस करेगा, नहीं डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप टू रिकवर द इफेक्ट, मतलब कि किसी भी तरह का परिस्थिति आएगा उससे अपने आप को रिकवर कर लेने का जो सिचुएशन था, सब कर लेने वाला लोग को देखा कि कितना भी बुरा परिस्थिति आया अपना विचार से नहीं भटका। ठीक है, आई लर्न दैट द करेज इज नॉट अब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रिम्फ ओवर इट। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसको हम थोड़ा साइंस से समझा दें, साइंस के टीचर अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं तो साइंस से थोड़ा समझा दें कि मामला यही है कि ऐसा, द लर्नेड दैट करेज इज नॉट अब्सेंस ऑफ फियर। अगर किसी व्यक्ति को हम कहते हैं कि वो करेज वाला आदमी है, हिम्मतबाज आदमी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको डर नहीं लगता है। डर नहीं लगता तो बीमारी है, एड्रेनलिन तो निकलेगा ही। अगर कुछ बुरा दिखेगा, सांप दिखेगा तो भाई एड्रेनलिन निकलेगा, जिसका नहीं निकलता उसको बीमारी है। ठीक है, तो द लर्नेड ऑफ करेज, करेज का मतलब ये नहीं होता है कि अब्सेंस ऑफ फियर हो, डरे न हो, डर तो होना ही चाहिए, बट ट्रिम्फ ओवर इट, लेकिन उस फियर पर जीत जाने का जो क्षमता होता है ना, वो करेज होता है। रियल करेज वो है। डर तो लगेगा ही, ठीक है, लेकिन उस डर को कैसे डील करना है, डर के साथ घबरा के भागना है, उसके साथ संघर्ष करना है, जो ऐसा करता है उसको बहादुर कहा जाता है। ऐसा नहीं कि बहादुर उसको कहा जाए जिसको बीमारी है, डर ही नहीं लगता है। ठीक है, द ब्रेव मैन इज नॉट द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट हु कनकर दैट फियर। बिल्कुल वही बात है। बहादुर आदमी वो नहीं है जिसको डर नहीं लगता है, डर को महसूस ही नहीं कर पाता है, बट हु कॉन्कर द फियर, उस डर पर विजय पा लेता है, जो उसको हम लोग बहादुर कहते हैं। ठीक है, नो वन इज बॉर्न हर्टिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ द स्किन एंड द और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। देखो अब ये बता रहे हैं कि नो वन इज, कोई भी व्यक्ति यहाँ पे जो पैदा लिया है वो रिलीजन या धर्म के आधार पर जो पैदा लिया है वो उसके बस में तो था नहीं। ठीक है, पीपुल मस्ट लर्न टू हेट। देखो अब ये बिल्कुल सही बात है। पीपुल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन टाउट टू लव, और फॉर द लव कम्स फ्रॉम नेचुरली फ्रॉम द हार्ट एंड देन द अपोजिट। देखो ये कहना चाह रहा है कि लोगों को नफरत करने सीखना चाहिए। पीपुल मस्ट लर्न टू हर्ट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति अगर हेट को सीख सकता है, नफरत करना सीख सकता है, ठीक है, तो वो प्यार करना भी सीख सकता है। दे कैन बी टाउट टू लव। ठीक है, उसको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव्स कम फ्रॉम नेचुरली इन ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट में नेचुरली किसी के प्रति हमारे मन में जो है अच्छा भावना अपने आप आता है, नेचुरली आता है। देन इट्स अपोजिट, नफरत बाद में आता है। अगर कोई व्यक्ति के साथ बुरा हो रहा है तो हमको देखते के साथ लगता है कि नहीं इसके साथ गलत हो रहा है, अपने आप ऑटोमेटिकली तुम फील करके देखो। ठीक है, लिटरेचर का बात है लेकिन साइंटिफिकली भी तुम फील करके देख सकता है। अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो तुमको लगता है नहीं हाँ थोड़ा सा इसके साथ गलत हो रहा है, इसका मदद करना चाहिए, भले तुम करो चाहे नहीं करो, अपने आप मन में आता है। अपने आप मन में हरदम नफरत नहीं आता, हाँ उसको मार दो उसको काट दो, ये सब नहीं आते रहता है मन में, हमेशा मन में अच्छा बात ही आता है। ठीक है, तो उसके और नफरत वाला बात जो है मन में कम आता है। ठीक है, इवन द ग्रीमेस्ट टाइम इन द प्रिजन। देखो अब यहां पर बहुत अच्छा बात लिखा गया है, ये हमको अपने आप से भी रिलेट करना और समझना है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम इन प्रिजन, जब प्रिजन में ये थे, ग्रीमेस्ट का मतलब होता है बहुत बुरा वक्त। ठीक है, बहुत खराब वक्त जब इनका जेल में बीत रहा था। इवन इन ग्रीमेस्ट टाइम व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई हैव पुश्ड इन आवर लिमिट्स। इनको अपने लिमिट्स में पुश कर दिया गया था। लिमिट्स में पुश करने का मतलब क्या था कि एकदम छोटे से कमरे में डाल दिया गया, या फिर इनको जेल से बाहर का कोई सुविधा नहीं मिलने लगा, मतलब इनको बहुत ही रोक लिमिट लगा दिया इनके ऊपर। ठीक है, एट इट वुड बी सीन ग्रीमर ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। इनको तब भी एक गार्ड को देख के ऐसा लगता था कि अब भी मानवता जिंदा है, बल बहुत कम पर परहैप्स जस्ट फॉर सेकंड, कुछ ही सेकंड के लिए लगता था, बट इट वाज एनफ टू रीअश्योर मी टू कीप मी गोइंग। और उसके बाद भी इनको लगता था कि चलो बहुत शोषण है इस देश में, ठीक है, अंग्रेज बहुत परेशान कर रहा है, या जो गोरा चेहरा वाला लोग है वो लोग बहुत परेशान कर रहा है, लेकिन फिर भी एक गार्ड को देख के ऐसा लगता है चलो कहीं तो एक है जिसके अंदर मानवता जिंदा है, और अगर ये व्यक्ति है तो आज न कल हम बाहर निकलेंगे और मानवता बचेगा। ये उम्मीद इनको जेल के अंदर भी टूटने नहीं दे रहा था। मतलब देखो ये वो करेजियस लोगों का कहानी पढ़ाया जाता है बुक के अंदर, ताकि तुम समझो कि किस प्रकार से हर बुरे परिस्थिति के अंदर जहां पर कि सारा संभावना खत्म हो जाता है कुछ अच्छा होने का, उस तमाम बुरे वक्त में भी अगर एक उम्मीद को बचा के रखना, कि जेल के अंदर जब कोई उम्मीद नहीं था जेल से बाहर निकलेंगे, ठीक है, वैसे वक्त में भी इनको लगता था कि नहीं कहीं ना कहीं मानवता जिंदा है और आज न कल उसका असर दिखेगा। और बाद में दिखा बहुत, लेकिन ऐसा नहीं एक दो दिन में दिखा, बहुत लंबा समय तक जेल में रहना पड़ा इनको। ठीक है, द मैन गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर बी एक्सटिंग्विश्ड। बिल्कुल वही बात है कि मानवता के अंदर जो अच्छाई है ना, ये थोड़ा देर के लिए छिप सकता है,
ठीक है, हिडन हो सकता है बट नेवर बी एक्सटिंग्विश्ड, बुझ नहीं सकता है। आदमी है, मानव है, तो मानवता रहेगा ही, फ्लेम तो उसके अंदर जले ही रहा है मानवता का, गुडनेस का, अच्छाई का। लेकिन होता क्या है कि बहुत बार क्या होता है कि उसके ऊपर जो है कुछ दूसरे चीजों का, बुरे शक्तियों का प्रभाव पड़ जाता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं कि बिगड़ गया, ठीक है, बर्बाद हो गया। लेकिन बिगड़ गया उसके बावजूद भी अगर उसको सही दिशा में दिया जाए तो वो बुझेगा नहीं, वो फिर से जो है सही दिशा में आ जाएगा, ठीक है। तो ये उम्मीद है इनका, नेल्सन मंडेला का। अब ये 3-4 सवाल है, आराम से हो जाएगा, इसमें कुछ है नहीं बेसिकली। व्हाट द मिलिट्री जनरल डू, मिलिट्री जनरल क्या करता है, ठीक है, तो वो सारा कुछ इसके बाद बारे में बताया। नेशनल एंथम क्यों गाया गया था वहां पर, ठीक है, ये सारा कुछ है यहाँ पे। तो ये तो कुछ नहीं, यहाँ पर पढ़ लेना, एक बार दिक्कत होगा फिर बता देंगे, आगे पढ़ लेते हैं। ये अच्छा पार्ट है यहाँ पर, इसको छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। इन 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 लाइफ एवरी मैन हैज टू इन ऑब्लिगेशन। अब समझना यहाँ पर बात को, ठीक है, यहाँ पर बात को समझना और बहुत अच्छा से समझना कि अगर हम इस बात को पढ़े हैं, ठीक है, तो ये बहुत बैलेंस बनाया गया है। यहां तक पढ़ने के बाद बहुत लोगों को लगता है कि नहीं, नेल्सन मंडेला संघर्ष किए तो हम भी देश के लिए जान दे देंगे। तो नेल्सन मंडेला यहां पर अपने आप को क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। क्या क्लियर कर रहे हैं कि हर व्यक्ति के पास टू इन ऑब्लिगेशन होता है, 2 ऑब्लिगेशन होता है जिंदगी में। बहुत सारा ऑब्लिगेशन होता है, लेकिन ऑब्लिगेशन का मतलब जिम्मेदारी हो गया, ठीक है। तो हर व्यक्ति के ऊपर 2 जिम्मेदारी होता है। अब नेल्सन देखो, हर व्यक्ति का दुनिया देखने का नजरिया अलग अलग होता है। तुम नेल्सन मंडेला से सहमत हो सकता है, असहमत हो सकता है, लेकिन सुन तो जरूर सकता है धैर्यपूर्वक, तो धैर्यपूर्वक सुन लेते हैं, ठीक है। असहमत हो तो अच्छी बात है, सहमत हो तब भी अच्छी बात है, ठीक है। बड़ा आदमी है, संघर्ष किया है कोई आदमी, इतना दिन तक तपा है तब बाहर निकला है, ठीक है, तो बहुत कुछ तो खास होगा, ठीक है। तब तो यहां तक हम इसके बारे में सिलेबस में डाला गया है, इनको पढ़ने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो खास क्या है, इनको समझो, इनका विचार समझो। ऑब्लिगेशन टू फैमिली, हर व्यक्ति का क्या ऑब्लिगेशन होता है। पहला ऑब्लिगेशन फैमिली का होता है, टू हिज पेरेंट्स, ठीक है, टू हिज वाइफ्स चिल्ड्रंस, ठीक है। हर व्यक्ति का एक जिम्मेदारी अपने परिवार के प्रति होता है, अपने माता पिता के प्रति होता है। टू हिज पेरेंट्स, अपने पत्नी के प्रति होता है, अपने बच्चों के प्रति होता है। एंड हैज ऑब्लिगेशन टू हिज पीपुल, और जो उसका अपना, और दूसरा जो ऑब्लिगेशन होता है वो उसका लोग, उसका कम्युनिटी, उसका समुदाय, उसका जाति, उसका धर्म, उसका देश, ठीक है, उसके प्रति जिम्मेदारी होता है। तो हर व्यक्ति का 2 जिम्मेदारी है, ठीक है। हर व्यक्ति दुनिया में पैदा लिया है तो पहले अपना परिवार का काम करने के लिए, फिर देश का भी काम, दूसरा जिम्मेदारी देश भी है। पहले बात वो तो व्यक्ति पर डिसाइड करता है कि पहले देश देखेगा कि पहले परिवार देखेगा, लेकिन दोनों तो देखना ही है। चाहे जिसको देखो, एक छोड़ो दूसरा पकड़ो, या दोनों देखो, एक देखो तुम्हारा मन, ठीक है। कहने का मतलब हर व्यक्ति के ऊपर 2 ऑब्लिगेशन है, एक परिवार है और दूसरा देश है, और दोनों को साथ लेके चलना बहुत मुश्किल है, ठीक है। वो आगे तुमको भी समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, और भगत सिंह हमारे यहाँ भी एग्जाम्पल है, ठीक है। पता ही होगा भगत सिंह के बारे में कि कैसे उनको अपना फैमिली छोड़ना पड़ा था इस देश के लिए, ठीक है। घर वाला नहीं चाहता था कि वो जो है इस तरह से जान दे, लेकिन फिर भी जान वो दिए, ठीक है। तो वो अपना फैमिली के प्रति एक ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं किए। फैमिली एज ए पेरेंट्स, एज ए जो चाइल्ड थे, एज ए चिल्ड्रन, अपने पेरेंट्स का जो उम्मीद था उसको पूरा नहीं कर पाए, ठीक है। अब इसके लिए भगत सिंह का कोई आलोचना भी कर दे, भगत सिंह जो है एक अच्छा पुत्र के तौर पर अपने माता पिता का काम नहीं किए, तो एक ऑब्लिगेशन वो पूरा नहीं किए, लेकिन देश के लिए जान दे दिए। जो समझ लो, जो डिसाइड करो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन समझो बात को। 2 ऑब्लिगेशन होता है लोगों का, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। इन द सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन हैज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू देयर इंक्लाइनेशन एंड एबिलिटी। हर व्यक्ति अपने एबिलिटी और अपने रुझान की तरफ से, इंक्लाइनेशन का मतलब किस तरफ ज्यादा रुझान है। अब किसी व्यक्ति का देश की तरफ रुझान है तो परिवार छोड़ देगा, देश देखेगा। किसी का देश के प्रति कोई मतलब नहीं है तो खाली अपना जेब भरेगा, अपना घर चलाएगा, उसको दूसरा से कोई मतलब नहीं है, देश समाज से, ठीक है। तो हर व्यक्ति का किधर कैसा इंक्लिनेशन है और एबिलिटी भी होना चाहिए। अब बोलेगा हम देश बदल देंगे, अब उसको दिमाग ने देश बदलने का, तो कैसे बदल देगा। दोनों चीज है, एबिलिटी भी और अपना रुझान भी, दोनों चीज पे डिपेंड करता है कि वो क्या करेगा, ठीक है, कि उसके अंदर क्या क्षमता। मान लो परिवार का भी ख्याल रखने का उसके अंदर एबिलिटी नहीं है तो वो भी नहीं रख पाएगा वो, ठीक है। बट in a country like South Africa, it has been almost impossible for a man of my birth and my color to fulfill both the obligation। देखो अब ये बिल्कुल क्लियर बता रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में एटमोस्ट इम्पॉसिबल, ये लगभग इम्पॉसिबल था मेरे जैसे आदमी को, बाय बर्थ ऑफ माई कलर, मेरे चेहरे कलर मतलब जो उनके कलर में पैदा हुआ था, काले लोग के बारे में बता रहे हैं कि वो दोनों ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं कर सकता था, ठीक है। कलर और फुलफिल बोथ द ऑब्लिगेशन, ठीक है। ये लगभग इम्पॉसिबल था ऐसे लोगों के लिए। इन साउथ अफ्रीका द मैन ऑफ द कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव ह्यूमन बींग्स वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। अब इनका कहना था कि साउथ अफ्रीका के अंदर कोई भी आदमी अगर आदमी की तरह रहना चाहे, ठीक है, तो उसको पनिश किया जाता था, उसको आइसोलेट करके जेल में भेज दिया जाता था। आदमी की तरह रहना चाहे का मतलब क्या? अब आदमी का मानव है तो मानव का कुछ ऑटोमेटिक अधिकार होता है,
ठीक है, ऑटोमेटिकली वो जो अधिकार उसको मिला हुआ है वह रोड पर हम चलेंगे, ठीक है, समान आदमियों के साथ रहेंगे, समान रोड पे चलेंगे, ठीक है। एक बस में चढ़ गए, अब वहां पर उस बस में बैठ गए चुपचाप जाके, भाई बस है, भाड़ा दिए तो बैठ गए। अब बोल दिया नहीं तुम इस सीट पर नहीं बैठ सकता है, ये गोरू इस पर गोरा ही बैठ सकता है, तुम नहीं बैठ सकता है। तो इस प्रकार का जो भेदभाव था, तो इसके कारण ये वही बताना चाह रहे हैं कि मैन ऑफ द कलर अटेम्प्टेड टू लिव इन ए ह्यूमन बीइंग। अगर हम ह्यूमन बीइंग की तरह रहना चाहेंगे तो ह्यूमन वाला सारा अधिकार मांगेंगे तो हमको उठा के सीधा जेल भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर ह्यूमन की तरह रह नहीं सकते हैं। इन साउथ अफ्रीका ए मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू द पीपुल और इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम द फैमिली एंड द होम एंड फोर्स टू लिव इन ए पार्ट, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करना चाहे तो उसको घर से निकाल दिया जाएगा, रिप्ड कर दिया जाएगा फैमिली से, और उसको ए पार्ट अलग जेल में भेज दिया जाएगा। ए ट्यूलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्रेसी एंड रिबेलियन, ठीक है। अगर ऐसा कुछ करना है तो सेक्रेसी के साथ विद्रोह करना पड़ेगा। हमारे यहाँ भी सेक्रेसी के साथ बहुत विद्रोह होता था। अंग्रेज के खिलाफ जो भी आंदोलन होता था तो नुक छिप के ही होता था। नाम बदल के कोई लेटर लिख रहा है, कोई काकोरी कांड किया तो छिप के जो है ट्रेन लूट लिया, ये सब तो करना पड़ता था क्रांतिकारी सबको। आई डिड नॉट बिगिनिंग द चूज टू द प्लेस ऑफ माई पीपुल अबव माई फैमिली। अब ये कह रहे हैं कि आई डिड नॉट इट टू बिगिनिंग टू चूज माई प्लेस। ये कह रहे हैं हम शुरुआत से ऐसा नहीं कर रहे थे कि हाँ हम देश के लिए पैदा हुए, हम फैमिली के लिए कुछ नहीं करेंगे। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपुल आई फाउंड दैट I was prevented to fulfilling my obligation to his son, my brother and my father and a husband। अब देखो ये बिल्कुल ये अजीब तरह से बता रहे हैं। अब बता रहे हैं कि जब हम ये बोले कि हम देश के लिए पैदा नहीं हो, हम ही नहीं सोचे कि हम देश के लिए काम करेंगे, हम सोचे कि अपने फैमिली के लिए ही काम करेंगे। लेकिन जब फैमिली के लिए काम कर रहे थे तो देख रहे थे कि अगर एक पिता अपने बेटा को चाहेगा कि हम अच्छा से ख्याल रखें तो वो चाहेगा कि उसको सारा अधिकार मिले। अब जब सारा अधिकार अपना बेटा को दिलाना चाहते थे तो मिलता नहीं था, ठीक है। तो ये पिता का ही जिम्मेदारी पूरा करना चाहते थे लेकिन वो भी पूरा नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो यहां पर ये बताना चाह रहे एक पिता का जिम्मेदारी भी जो है वो पूरा करना चाहते थे तो वो पूरा नहीं कर पा रहे थे। आई वॉज बॉर्न विथ हंगर और टू बी फ्री, ठीक है। मतलब ये आई वॉज नॉट बॉर्न टू बी हंगर फ्री, ये पैदा इसलिए नहीं हुए थे कि हमको देश का आजादी करना है, पैदा हुए ना हम आजादी दिलाने के लिए हम पैदा हुए, ऐसा नहीं था, ठीक है। आई वॉज बॉर्न फ्री, हम पैदा ये फ्री हुए थे, फ्री इन एवरी वे टू कुड आई कुड नो, मतलब पैदा हुए तो बच्चा में तो सब फ्री ही रहता है। फ्री टू रन इन द फील्ड, जब ये पैदा हुआ तो उनको लगा आप तो आजाद हैं, फील्ड में दौड़ सकते हैं, अपने घर का माँ का झोपड़ी में जा सकता था, नदी में आसपास का जो तालाब था उसमें दौड़ सकता था, गांव में दौड़ सकता था, ठीक है। जो क्या बोलते हैं भुट्टा, खेत का माइल्स का मतलब होता है भुट्टा, भुट्टा जो खेत का होता था उसको पका के खा सकता था। ये बुल्स जो होता है ना तुम्हारा बैलगाड़ी के पीछे में लटक के जाना, ये सब गांव में बच्चा लोग जो करता भी है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये सब काम करते तो बच्चा में तो लगता था हम तो फ्री हैं, एकदम फ्री है, हम तो आजाद हैं, हमको कहाँ आजादी का कहाँ क्या दिक्कत है। अब बताओ भारत जब गुलाम था तो काहे कोई आदमी नहाने पर रोक था किसी को भी, नहीबे करता था। विलेज में चलने पर रोक था, चलवे करता था। बैलगाड़ी के पीछे में लटकने पर रोक था, नहीं रोक था। तो बचपन में आदमी क्या समझेगा, जब तुम पढ़ता है तब ना तुमको समझ में आता है आजादी क्या है। भारत भी जब गुलाम था तो ये सब छोटा मोटा काम करने पर भारतों में बैन नहीं था, करो। लेकिन जब ये बड़ा हुए, अब देखो आगे बताएगा, एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर अबाइडेड द कस्टम ऑफ माई ट्राइब आई वाज नॉट ट्रबल्ड इन द लॉ ऑफ मैनर्स और गॉड। अब इनको लगा कि हमको कहीं से कोई ट्रबल नहीं था, बचपन में कहीं कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। इट वॉज ओनली आई बिगेन टू लर्न इन माई बॉयहुड फ्रीडम ऑफ इल्यूजन, जब ये बड़ा हुए, जब ये पढ़े, ठीक है। When I discovered as a young man, जब ये बड़ा हुए अपने आप को डिस्कवर किया। अपने आप को डिस्कवर करना मतलब क्या, अपने आप पर रिसर्च करना, अपने बारे में सोचना। That my freedom has already been taken from me, तब इनको पता चला कि मेरा आजादी हमसे छीन लिया गया है। That I began to hunger for it, और तब इनको आजादी का भूख लगा। बचपन में आजादी का कोई भूख नहीं था, आजादी के साथ पैदा हो भी नहीं किए थे, सोच भी नहीं किए थे कि हमको आजादी लेना है। At first as a student I wanted to freedom of myself, ये बचपन में एज ए स्टूडेंट चाहते थे अपने आप को फ्री करना, ठीक है। क्या फ्रीडम चाहते थे, ट्रांजिटरी फ्रीडम एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रात में सड़क पर बाहर निकल के चलना। रीड व्हाट आई प्लीज टू गो देयर एंड चूज, रात में लाइब्रेरी जाना, जहां जो पढ़ना चाहे वो पढ़ना। लेटर एज ए यंग मैन ऑफ जोहान्सबर्ग आई अर्न फॉर द बेसिक ऑनरेबल फ्रीडम अचीविंग माई पोटेंशियल, अर्न टू कीप मैरिंग फॉर द हैप्पी फैमिली एंड फ्रीडम टू ऑब्स्टेकल इन लॉफुल लाइफ। तब इनको पता चला कि हम जैसे जैसे ये बड़ा हुए तब इनको पता चला कि इनको छोटा मोटा काम के लिए रोका नहीं जा रहा है, लेकिन जो आजादी जिसको कहते हैं, बाहर सड़क पर घूमना, ठीक है, वो सब काम के लिए इनके ऊपर बहुत तरह का जो है ऑब्लिगेशन लगाया हुआ है, ऑब्स्ट्रक्शन लगाया हुआ है, रोक के रखा गया है इनको। बट देन आई स्लोली सॉ दैट not only was I not free but my brothers and sister are also not free। तब इनको पता चला सिर्फ हम ही कि मेरे ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हमारे भाई और बहन सबके ऊपर यही रिस्ट्रिक्शन है।
I saw that it was not just my freedom that was curtailed. ये हम नहीं है जिसका फ्रीडम छीना गया है, but the freedom of everyone who looked like I did. अब ये कह रहे हैं जो भी मेरे तरह दिखता है वो सबका फ्रीडम छीन लिया गया है. That is when I joined the अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. और उसके बाद ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किए. And that it when the hunger of the own freedom become the greater hunger of the freedom ऑफ माई पीपुल. और तब जो इनके अंदर का जो भूख था ना, उससे ज्यादा भूख इनके लिए हो गया कि अब दूसरे लोगों का जो फ्रीडम छीना जा रहा है उसके प्रति इनको लगने लगा कि नहीं, उसका फ्रीडम जो है वो भी बहुत जरूरी है. इट वॉज द डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपुल टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट एनिमेटेड माई लाइफ एंड ट्रांसफॉर्म्ड अ फाइटेड मैन. हाँ देखो, अब ये कहना क्या चाह रहे थे कि हर व्यक्ति को अपना जिंदगी जो है डिग्निटी और सम्मान के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीना चाहिए. ठीक है, इनके मन में अब वो सारा कुछ बात जो है आने लगा. एंड ड्रॉप द लॉ अवॉइडिंग अटॉर्नी टू बिकम क्रिमिनल दैट टर्न द फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू ए मैन विदाउट होम एंड फोर्स मी टू लिविंग हाँ इन द मॉन्क. अब इनका कहना था कि जिस दिन हम ये कांग्रेस ज्वाइन किए, वहां का पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन किए, उसके बाद हमारा जो जिंदगी था वो क्रिमिनल की तरह हो गया और हम फैमिली के साथ जो एक लविंग हस्बैंड के तौर पर घर में काम कर रहे थे, अब ये क्या बन गए, एक मोंक की तरह साधु बन गए. साधु यहाँ पर वो नहीं है कि जंगल में चल गए, जेल में चल गए. ठीक है, लोगों से अलग हो गए. आई एम नॉट मोर. अब तुमको पता ही है क्यों लोगों से अलग होंगे, वहां का सरकार उठा के जेल में डाल दिया होगा, सिंपल बात है. ठीक है, आई एम नॉट मोर वर्चुअस एंड सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन इंजॉय द पुअर इन लिमिटेड फ्रीडम. अब देखो, इनका कहना था कि हम ऐसा नहीं कहते कि हम बहुत बड़ा अपना सेक्रीफाइस किए हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि हम अपने आप को उस गुलामी में इंजॉय भी नहीं कर सकते. सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कांग्रेस? बहुत सारा पार्टी का नाम होता है. हाँ, बहुत सारा पार्टी. कांग्रेस का मतलब होता है समूह. बहुत सारा पार्टी अपने आप को कांग्रेस नाम आगे पीछे लगा के रखा हुआ है. ठीक है, पूरी दुनिया में. ठीक है, आई वॉज अलाउड व्हेन आई नो माई पीपुल इज नॉट फ्री. ठीक है, आई वॉज अलाउड व्हेन आई नो माई पीपल, द फ्रीडम इज इंडिविजुअल एंड द चेन. अब देखो, इनका करना फ्रीडम एक चेन की तरह है. ठीक है, हमारा फ्रीडम और लोगों से जुड़ा हुआ है और लोगों का फ्रीडम हमसे जुड़ा हुआ है. ठीक है, ये बिल्कुल फ्रीडम के लिए इनका कहना था कि हम अपने आप को आजाद महसूस तब तक नहीं कर सकते या हम इंजॉय नहीं करते. हर व्यक्ति का अपना शौक होता है. ठीक है, कुछ व्यक्ति को गुलामी में भी अपना महसूस कर लेता है आजादी. कुछ व्यक्ति ऐसा होता है कि कुछ व्यक्ति ऐसा होता है जो कि अपने आप को जो है आजाद महसूस नहीं कर पाता है उस परिस्थिति में भी. ठीक है, तो उस परिस्थिति में भी जो है मोर वेट्रियस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग. वेट्रियस का मतलब होता है कि सेल्फ सेक्रीफाइस, खुद को सेक्रीफाइस करवाना. ठीक है, अपने आप का बलिदान दे देना. ठीक है, तो ये इनका कहना था कि हमको जो है लिमिटेड फ्रीडम महसूस नहीं होता है. हमको मतलब इंजॉय हम नहीं कर सकते हैं कि हमको अगर मेरा फ्रीडम रोक दिया जाएगा तो हम अपना जिंदगी इंजॉय नहीं कर सकते हैं. ठीक है, हमको इंजॉय करने के लिए फ्रीडम चाहिए. ठीक है, I know that oppressor must be liberated just surely of oppressed, and a man take away the one's freedom is prisoner and hatred. He is locked behind the bars prejudice of narrow-mindedness. I am not. देखो, हाँ, यहाँ पर भी देखो एक बहुत बढ़िया लाइन लिखा हुआ है. ठीक है, I am not truly free if I am taking away the freedom of else. I am not being free from the freedom. हाँ, इनका कहना यहाँ पर ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे का आजादी छीन रहा है तो वो भी फ्री नहीं है. ठीक है, क्योंकि वो दूसरों का आजादी छीन रहा है तो वो भी एक तरह से अपने आप को फ्री नहीं कर पा रहा है. वो भी जो है दूसरों के गुलाम में ही है, दूसरों का गुलामी कर रहा है एज ए जेलर के तौर पर. वो भी दूसरों को गिरफ्तार कर रहा है, जो निर्दोष व्यक्ति उसको उठा के जेल में डाल रहा है, तो वो भी अपने आप में फ्री नहीं है. ठीक है, ये इस सेंस में यहां पर बताया जा रहा है. द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर एलाइक रॉब्ड देयर ह्यूमैनिटी. ठीक है, तो ऑपरेस्ड जो शोषित हो रहा है, जिसके ऊपर शोषण किया जा रहा है, जिसको परेशान किया जा रहा है, और ऑपरेसर जो शोषण कर रहा है. ठीक है, दोनों जो है एक तरह से ह्यूमैनिटी को खत्म कर रहा है. दोनों एक तो ह्यूमैनिटी को खत्म कर रहा है और एक के कारण ह्यूमैनिटी खत्म होते जा रहा है, मानवता खत्म होते जा रहा है. उस सेंस में यहां पर यह बात आया है. ठीक है, चलो अब ये चैप्टर लास्ट हो गया. अब चलो बताओ एक एक करके किसका क्या क्या दिक्कत है. हाँ, ओवरऑल बात देखो क्या है. ये पूरा बात जो यहां तक कहा गया है, ठीक है, वो यही कहा गया है नेल्सन मंडेला के द्वारा कि ये पूरा बात आजादी से रिलेटेड है वहां का, और ये पूरा जो आजादी का पूरा आंदोलन वहां पर चला था, ठीक है, रिलेटेड ये पूरा मामला है और इस पर ये पूरा बात था. अच्छा, यहाँ पे किसी, अच्छा, ये मामला अगर ऊपर ऊपर बात क्लियर हो गया तो एक बार वाई लिख दो, और कोई कंफ्यूजन है तो एन लिखो, फिर हम उस एक एक करके बात करते हैं. चलो, अगर क्लियर हुआ है यहां तक बात कुछ तो वाई लिखो, और कोई कंफ्यूजन है तो एन लिखो जल्दी से. चलो चलो जल्दी जल्दी बताओ कुछ. सब शांत बैठा हुआ है, किसी का मैसेज नहीं आ रहा है.
हाँ बोलो शिवम। सर साउथ अफ्रीका नेशनल एंथम तो व्हाइट के लिए भी बनाया गया था और ब्लैक के लिए भी, दो नेशनल एंथम। हाँ, दो नेशनल एंथम था वहां। तो सर अभी गाया जाता होगा दोनों नेशनल एंथम। आपका क्या स्टेटस है ये तो एक बार चेक करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि लेटेस्ट स्टेटस तो अभी नहीं पता हमको। चलो जल्दी बताओ, क्लियर है तो भाई लिखो, कंफ्यूजन है तो एन लिखो जल्दी से। कुछ पूछना है तो पूछो, ना तो फिर क्लास हम ऑफ करेंगे। चलो सही है, ठीक है, फिर भी देखते हैं, जो भी डाउट रहेगा फिर कल बता देंगे उसको, ठीक है। एक बार फिर से ये चैप्टर पढ़ लेना, ठीक है। फिर से एक बार ये चैप्टर पढ़ लेना और देखना कि कहाँ पे कोई डाउट है, अगर कहीं पे कुछ रहेगा तो फिर बताना, ठीक है। चलो सही है, इसको ऑफ करते हैं, ठीक है। हाँ सर, आउटलाव के बाद क्या होगा? आउटलॉ के बाद क्या होगा? कुछ ना होगा, जिसको आउटलॉ कर दिया वो अलग ही रहेगा, उसकी उसका उसका कुछ किया ही नहीं जाएगा, उसको उसको गवर्नमेंट देखेगा ही नहीं, ठीक है। नहीं देखेगा तो फिर अलग रह गया वो, यही बात है। चलो सही है, फिर क्लास ऑफ करते हैं, ठीक है। गुड नाइट।